चैप्टर आपका है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत पार्ट फिजिक्स में भी हुआ करता था पहले सिलेबस में, अब नहीं। तो इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट का जो सबसे बेसिक फंडा है, जो तुम्हें इस चैप्टर में लगातार मिलने वाला है, वो है वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम कैपिटल V से लिखें तो W बराबर होता है Q इंटू V। Q यहाँ पर है फ्लोइंग चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा चार्ज को फ्लो करता है। Q यहाँ पर है फ्लोइंग चार्ज। फार्मूला तो पता है ना, W बराबर Q V। अब अगर आप इस Q को ब्रेक कर लो तो IT, W बराबर हो गया VIT। ये जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहा है, और फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आपको उसका फार्मूला मिल चुका है। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैपिटल E से लिखें तो फार्मूला मिल चुका है VIT। V यहाँ पर SI में वोल्ट होगा, I यहाँ पर एम्पियर होगा, टाइम यहाँ पर सेकंड होगा, एनर्जी आप इसमें निकालोगे जूल। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जब ये होती है तो क्या करती है, किसी न किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का जो है इसके साथ में कनेक्शन होता है, और वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले करके काम करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है इसका रेजिस्टेंस R है, करंट फ्लो हो रही है I, तो V बराबर क्या होगा IR। अगर आप यहाँ से V को गायब कर दें, एक और फार्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का I²RT। R यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंज्यूमर है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का रेजिस्टेंस जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अगर आप I को गायब कर दें तो E बराबर है VIT। तो अगर आप I को गायब कर दें तो ये फार्मूला कुछ अलग रूप में आ जाएगा। I बराबर होगा V/R, साथ में T। E बराबर हो गया V²T/R। इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला ये है। क्या फार्मूले याद है? E बराबर आया VIT, एक फार्मूला है E बराबर I²RT, और एक है आपका E बराबर V²T/R। और एनर्जी अपॉन टाइम क्या बन जाता है? पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या है? इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम P से लिखें, P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक वाली एनर्जी E है, टाइम T। अगर आप यहाँ पर E के साथ T को सेट कर लें, यहाँ पर आएगा E/T, V इंटू I, बन जाएगी पावर, इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पर भी E के साथ में T को सेट कर लें, I²R, इलेक्ट्रिक पावर। और यहाँ पर भी अगर आप इसको सेट करते हैं E/T, ये हो जाएगा V²/R। और जो हमारा विजन है, हम तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला याद रखते हैं। अगर आप देखें तो पावर के फार्मूले में टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाती है? एनर्जी। एक पावर का फार्मूला है VI, एनर्जी का फार्मूला है VIT। पावर के फार्मूले में अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? एनर्जी। तो फाइनली जो इलेक्ट्रिक पावर के फार्मूले आए वो ये है, इलेक्ट्रिक पावर P
तो एक तो ये आया P बराबर V इंटू आई, दूसरा आया P बराबर आई स्क्वायर आर, और तीसरा आ गया P बराबर V स्क्वायर बाई आर। ये तीन फार्मूले, या तो एनर्जी के फार्मूले याद रखिए, टाइम हटा दीजिए तो पावर बन जाएगा, या पावर के फार्मूले याद रखिए, टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एनर्जी बन जाएगी। पूरा चैप्टर इन तीन फार्मूले पे डील किया। और दूसरा ये नोट करिए, बात हम यहाँ पर ये कर रहे थे, हैं तो ये तीन फार्मूले, लेकिन जो अपना जो सबसे फेवरेट होगा वो ये होगा, ये सबसे फेवरेट होगा। और आपको बता दें कि इसके बारे में और इसके बारे में, इन दोनों फार्मूलों के बारे में आप तभी सोचना जब आपको करंट पता हो। अगर करंट पता है और वोल्टेज भी साथ में है तो V इंटू आई, और अगर करंट पता है और रेजिस्टेंस साथ में है तो आई स्क्वायर आर। करंट पता नहीं है तो उसको निकालने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो लोग करंट निकालेंगे और इस फार्मूले को लगाएंगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, वो लेंदी हो जाएगा। तो ये जो दो रिजल्ट ऊपर लिखे हुए हैं पावर के, इस बॉक्स के जस्ट ऊपर, तो इनके बारे में आपको सोचना तब है, थिंक अबाउट देम जब प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली दी गई, हमें डायरेक्टली दी गई हो, हमें एफर्ट्स ना करना पड़ा, डायरेक्टली दी गई हो। ठीक है, अब यहां से जो इलेक्ट्रिक पावर है उसके जरा विजन देखो अलग अलग। जैसे आपने लिखा इलेक्ट्रिक पावर, तो एक विजन तो इसका ये है इलेक्ट्रिक पावर का कि रेटिंग वाला, और दूसरा विजन है ये कंज्यूम वाला। रेटिंग वाला मतलब जो लिखा हुआ है, जो लिखा है ओवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। भाई आपने बल्ब खरीदा, उसमें लिखा है 100 वॉट, तो लिखा हुआ है, वो आप जब उसको घर ला करके जब यूज करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो 100 वॉट कंज्यूम भी करे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना भाई, उस पर क्या लिखा हुआ है 100 वॉट 220 वोल्ट, यानी कि अगर इसको 220 वोल्ट मिलेगा तो ये 100 वॉट कंज्यूम करेगा। बट घर पर जब आप आते हैं तो वहां पर 220 वोल्ट आ ही नहीं रहा, वहां तो 190 वोल्ट आ रहा है, तो क्या वो 100 वॉट के बराबर कंज्यूम करेगा? नहीं। रेटिंग में रेटिंग पैरामीटर्स जो होते हैं आपके, रेटिंग पैरामीटर्स, तो रेटिंग पैरामीटर्स में आपको वोल्टेज लिखा हुआ मिलता है, वोल्टेज लिखा हुआ अप्लायंस के ऊपर लिखा रहता है, और आपको मिलता है पावर लिखा हुआ, पावर लिखा हुआ, और कुछ अप्लायंसेस में आपको मिलती है इलेक्ट्रिक करंट भी लिखी हुई। जैसे अगर आप फ्यूज वायर लेने जाएं या आप सॉकेट लेने जाएं तो पूछा जाता है कितने एम्पियर का, तो अगर आप बता देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बता पाते हैं तो फिर वो आपसे पूछता है कि कहाँ यूज करना है। तो आपने कहा कि भाई मुझे तो केवल एक फैन चलाना है, वो आपको नॉर्मल एम्पियर का सॉकेट दे देता है, और आपने कहा कि नहीं मुझे तो जो है पानी की मोटर चलानी है या रूम हीटर चलाना, तो वो सॉकेट क्या करेगा, बड़ा एम्पियर देगा। तो जो लिखे हुए पैरामीटर्स होते हैं वो तीन ये होते हैं, तो उन्हीं में से जो पावर है तो वो रेटिंग पावर कहलाएगी। ठीक है ना, दैट इज नॉट द कंज्यूम पावर। कंज्यूम पावर मीन्स पावर इन एक्शन मोड। भाई वॉशिंग मशीन आपकी जो है नई आपने परचेज करी, उसमें लिखा हुआ है 500 वॉट 220 वोल्ट। अब जब आप उसको यूज करने लगे तो उसको मिल कितना रहा है 200 वोल्ट, वो कंज्यूम 500 वॉट नहीं कर रहा, 500 वॉट से
तो कंज्यूम जो होता है, कंज्यूम मतलब होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क, देन पावर इज कॉल्ड कंज्यूम पावर। तो जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम कर रहा होता है तो आप पावर उसके लिए जो है टर्म यूज करेंगे वो कंज्यूम कर रहा है। और आइडियली जो कंज्यूम पावर है, कंज्यूम पावर आइडियली बराबर हो सकती है किसके? रेटिंग। ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, ज्यादा अगर हो जाएगी तब तो वो डैमेज हो जाएगा ना। और कंज्यूम पावर जनरल वे में, जो कंज्यूम पावर है वो जनरल वे में रेटिंग से क्या होती है? कम होती है, ज्यादा का कोई स्कोप नहीं। ये आपका आइडियल केस है। और ये कब होगा? जो लिखा हुआ है अगर वही मिल जाए। अगर किसी अप्लायंस पर लिखा हुआ है 200 वोल्ट और 1000 वॉट, तो ये अप्लायंस जो है 200 वोल्ट जब लेगा तो 1000 वॉट देगा। 200 वोल्ट से ज़्यादा दोगे तो क्या कर देगा? डैमेज हो जाएगा। आप 200 वोल्ट से ज़्यादा तो दे नहीं सकते, लेकिन 200 वोल्ट मैक्सिमम आप दे सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? 1000 वॉट। तो मैक्सिमम कंज्यूम पावर जो है वो रेटिंग पावर के क्या होगी? बराबर। जनरली जो कंज्यूम पावर होगी वो रेटिंग पावर से क्या होगी? नीचे होगी। अब फिजिक्स वालों से अगर आप पूछो कि वो रेटिंग जो पैरामीटर्स होते हैं उसका फायदा कैसे उठाते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि रेटिंग पैरामीटर्स हमको अलर्ट करते हैं। मैं सपोज कर लो इस वाली लाइन में 10 एम्पीयर करंट जा रही है और मेरे पास में एक ऐसा अप्लायंस है जो कि 20 एम्पीयर से काम करेगा, तो क्या इसको यहाँ लगाना चाहिए? नहीं। अच्छे रिस्पॉन्स के लिए तो नहीं लगाना चाहिए। 10 एम्पीयर की ये लाइन है और उसको चाहिए 20 एम्पीयर, तो कोई फायदा ही नहीं है। और इसी तरीके से अगर आपके पास में एक ऐसा अप्लायंस है जिसको 5 एम्पीयर चाहिए, तो क्या इसमें लगाओगे? नहीं, डैमेज कर देगा। तो आपको अलर्ट करता है। लेकिन फिजिक्स वाले लोग जो है रेटिंग वाले पैरामीटर्स का फायदा रेजिस्टेंस को पता करने में करते हैं। ध्यान देना भाई, RW की बातें हो रही हैं, तैयारी हो रही है डील करने की कि प्रॉब्लम कैसे डील की जाएगी। तो जो रेटिंग पैरामीटर्स होंगे, रेटिंग पैरामीटर्स यानी लिखे हुए जो टर्म्स हैं वहां पे अप्लायंस के ऊपर, रेटिंग पैरामीटर्स से हम अप्लायंस का रेजिस्टेंस पता कर लेंगे। रेजिस्टेंस पता कर लेंगे। कैसे देखते हैं भाई? आपने अगर ये वाला फंडा लगाया तो P रेटिंग वाला, I² रेटिंग वाला, R फॉर रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर आपने ये वाला फंडा लगाया P रेटिंग वाला और V² रेटिंग वाला, ये R इज इक्वल टू हो जाएगा V² रेटिंग अपॉन में क्या? P रेटिंग। और अगर कोई पूछे कि कंज्यूम पावर कैसे निकालेंगे, तो यही फार्मूला है। V एक्चुअल जो मिला, V नॉट द रेटिंग, एक्चुअल क्या है। जैसे अगर आप पूछेंगे कंज्यूम पावर के फार्मूले लिख दीजिए, ये तो आप नोट कर चुके हो ना? ये नोट कर चुके हो ना? सारी बातें हो चुकी हैं? नहीं, एक सेकंड तो रुको। अगर आपसे पूछा जाए कि कंज्यूम पावर कैसे निकलेगा, तो पावर के फार्मूले हैं वही लगाओ, V इंटू वाई। V कौन सा? एक्चुअल, ट्रू। I कौन सा? ट्रू। लिखा तो है 5 एम्पीयर लेकिन मिल रहा है उसको केवल 4 एम्पीयर, तो ट्रू वैल्यू ऑफ करंट कितनी? 4 एम्पीयर। एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट कितनी है? 4 एम्पीयर। सिमिलरली V। और यहाँ पर आओगे P कंज्यूम वाला, I² ट्रू और इनटू में रेजिस्टेंस, मटेरियल प्रॉपर्टी, साथ ही साथ और भी चीजों पे डिपेंड करती है। और यहाँ पर कंज्यूम पावर के लिए V² कौन सा? ट्रू और R फॉर रेजिस्टेंस, ये कंज्यूम पावर है। ठीक है, नोट करिए। इतनी इंफॉर्मेशन ले लेने के बाद कुछ जनरल प्रॉब्लम्स पहले करते हैं। क्या है जनरल प्रॉब्लम्स?
बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस having same rating voltages, different rating powers, case 1, connected in series, find total consumed power. Case 2, connected in parallel, find total consumed power. ये हमने एक अप्लायंस लिया जिसका कि रेटिंग का पावर P1 था, वोल्टेज V था। दूसरा अप्लायंस लिया, रेटिंग का पावर P2 था, वोल्टेज V था रेटिंग वाला। तीसरा अप्लायंस लिया, रेटिंग का वोल्टेज P3 था, पावर P3 था और वोल्टेज V3 था। सबको सीरीज में डाल करके सप्लाई के साथ जोड़ दिया। सप्लाई, तो जो सप्लाई है, सप्लाई का भी कुछ वोल्टेज रहा होगा। सप्लाई का वोल्टेज है V सप्लाई। कंज्यूम पावर देखो, अगर हम टोटल कंज्यूम पावर के लिए V इंटू I2 निकालना पड़ेगा। टोटल के लिए बात हो रही है, तो टोटल वाला V2 ये रहा और टोटल वाला I, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब में क्या रहती है सेम, तो ट्रू वाला करंट मतलब सप्लाई करंट चाहिए, निकालना पड़ेगा। और इसी तरह से I2R पर जाए तो I पूरे सर्किट का टोटल पे जा रहे हो ना, पूरे सर्किट का I टोटल कितना है और R टोटल कितना है, और एक है V2/R। तो I जब दिया जाए तभी सोचो, अदरवाइज सबसे बेस्ट जो है वो नंबर 3 वाला है। तो हमने फार्मूला लिखा P बराबर V2/R। हम टोटल कंज्यूम पावर निकाल रहे हैं, तो टोटल कंज्यूम पावर P बराबर, ध्यान देना, V टोटल वाला, R भी टोटल वाला, ठीक है। तो ये टोटल कंज्यूम पावर आ रहा है, V टोटल वाला क्या है, V सप्लाई, V2 सप्लाई, R टोटल R1 प्लस R2 प्लस R2। अब यहाँ ट्विस्ट है कि हमने ये मान लिया है कि इसका रेजिस्टेंस R1 ओम है, ये माना है, दिया नहीं था। तो मुझे इस मानी हुई बात को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसका रेजिस्टेंस R2 ओम है, ऐसा कंसीडर किया गया, इसका रेजिस्टेंस R3 ओम है, इसको लेट किया गया। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R। अब उस बात पर आइए कि रेटिंग के पैरामीटर्स क्या देते हैं। तो अटेंशन तो देते ही हैं, लेकिन न्यूमेरिकल करने वालों से पूछो तो वो कहते हैं कि रेटिंग पैरामीटर्स का बेनिफिट क्या है, रेजिस्टेंस पता करने में। तो क्या था, R बराबर था V² रेटिंग अपॉन P रेटिंग। आप देख सकते हो भाई P बराबर क्या था, V²/R, तो R बराबर था V²/P। तो मैं ओपन कर रहा हूँ, जरा ध्यान देना। यहाँ पर है V² सप्लाई, अब R1 V² रेटिंग अपॉन P रेटिंग, V²/P1, ठीक है। दूसरे वाले के लिए V²/P2। तो भी जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं सबका रेटिंग वोल्टेज सेम है, सभी का रेटिंग वोल्टेज सेम, लेकिन जो रेटिंग की पावर्स हैं वो कैसी है, डिफरेंट। तो
तो यहाँ पर R3 के लिए आओगे तो आएगा V स्क्वायर बाई T3। तो रिजल्ट आ गया टोटल कंज्यूम पावर बराबर V स्क्वायर सप्लाई, नीचे आएगा V स्क्वायर, अंदर जो ब्रैकेट के बचा वो क्या है, सिग्मा 1/3। ठीक, क्लियर। अब इसको जरा जनरलाइज करते हैं। टोटल कंज्यूम पावर बराबर V स्क्वायर सप्लाई, और ये क्या है, V स्क्वायर रेटिंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सिग्मा 1। तो ये वो रिजल्ट है जिसकी हेल्प से जब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सीरीज में एक साथ जोड़ करके एक्शन मोड में डाल दिए जाते हैं तो टोटल कंज्यूम पावर ये। अब स्पेशल केस देखो इसी का, कि अगर रेटिंग वाला वोल्टेज और सप्लाई वाला वोल्टेज बराबर हो तो स्पेशल केस। स्पेशल केस कौन सा स्पेशल केस है, कि सप्लाई वाला वोल्टेज बराबर क्या है, रेटिंग वाला वोल्टेज। अगर ऐसा हो, जैसे ही तुम इस सिचुएशंस को यहां लाओगे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल कंज्यूम पावर सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/सिग्मा 1/p, ये बन जाएगा सिग्मा 1/p बराबर 1/p। ठीक, क्या बन गया, 1/p इज इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2 प्लस 1/p3 प्लस 1/p। यहाँ पर जो ये p है वो टोटल कंज्यूम पावर है, टोटल कंज्यूम पावर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर क्वेश्चन है तुम्हारे बोर्ड लेवल का, तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है तो ये है, मतलब क्या मैं बीइंग ए टीचर इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि बोर्ड लेवल में क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा 100%। अगर आपका वो क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का है तो फिर दोनों ही आ जाते हैं, जो बोर्ड लेवल के लिए है वो भी आ जाता है, जो नहीं है वो भी आ जाता है। तो अगर बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है तो इस तरीके का आएगा, पहला बल्ब 5 वाट का है, दूसरा बल्ब 50 वाट का है, तीसरा बल्ब 60 वाट का है, चौथा बल्ब 100 वाट का है, सारे सीरीज में जोड़ दिए गए हैं। बताओ टोटल कंज्यूम पावर क्या होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर आपको अप्लायंसेस दिए जाते हैं, उनकी पावर तो दी जाती है लेकिन वोल्टेज नहीं दिया जाता, तो मान लेंगे कि सभी का वोल्टेज क्या है, रेटिंग वाला सेम। और अगर आपको ये नहीं बताया जाता कि सप्लाई वोल्टेज रेटिंग वोल्टेज कैसा है, अलग अलग है या नहीं है, तो भी ये मान के चलेंगे कि सप्लाई वोल्टेज रेटिंग है क्या, बराबर। ठीक है, नोट करिए, केस 1 कंप्लीट हुआ। ये जो आपने टोटल कंज्यूम पावर निकाली है वो सारे पूरे सर्किट में जितने भी आपके अप्लायंसेस सीरीज कॉम्बिनेशंस में थे उसके लिए थे। अगर आप किसी इंडिविजुअल की कंज्यूम पावर निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा, भाई मान लेते हैं कि इस वाले अप्लायंस का नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। तो मैंने कहा कि मुझे इंडिविजुअली कंज्यूम पावर चाहिए P की, कोई टेंशन नहीं। फंडा क्या है, फंडा ये है कि भाई P बराबर V इंटू I, सजेशन दिया गया जब I पकाया रहे आपके पास तो आप यूज करिए। दूसरा है P बराबर I स्क्वायर R, उसमें भी आएगा था, अदरवाइज कौन सा फंडा, P बराबर V स्क्वायर आएगा। तो इंडिविजुअल कंज्यूम पावर देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। इंडिविजुअल कंज्यूम पावर बाय अप्लायंस, तो निकाला जाए भाई कंज्यूम पावर इंडिविजुअल वाली। तो यहाँ पर कंज्यूम पावर है, इंडिविजुअल है, हमने लिखा V स्क्वायर ट्रू, कौन सा, इंडिविजुअल, अपॉन में रेजिस्टेंस भी कौन सा,
3 इंडिविजुअल। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होगी वो क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आप सप्लाई वोल्टेज डालोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसको वोल्टेज मिला V1, इसको वोल्टेज मिला V2 और इसको वोल्टेज मिला V3, ऐसा मान लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इनको वोल्टेजेस V1, V2, V3 मिल गए। अब ये वोल्टेजेस कैसे निकलेंगे उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। यहाँ पर V² ट्रू इंडिविजुअल और रेजिस्टेंस कैसे ओपन करोगे, R बराबर V² रेटिंग अपॉन P रेटिंग, बोलो भाई। तो यहाँ पर आ गया V² रेटिंग और अपॉन में P रेटिंग। इंडिविजुअल कंज्यूम पावर आ गई V² ट्रू अपॉन V² रेटिंग इंटू P। अब ये तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, जब इंडिविजुअल की पावर की बात आप करोगे ये भी कौन सा, इंडिविजुअल वाला ट्रू वोल्टेज, और ये क्या है, रेटिंग वाला वोल्टेज, और ये क्या है, रेटिंग। अच्छा, अब अगर हम वोल्टेजेस को सीरीज कॉम्बिनेशंस में देखें तो वोल्टेजेस सीरीज कॉम्बिनेशन में V1, V2, V3 ये हो जाएगा IR1, IR2, IR3। सीरीज कॉम्बिनेशन में V बराबर IR से चलोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में I सबके लिए कैसा होगा, सेम। तो V प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा कि भाई V1 रेशियो V2, या चलो और इसको सॉल्व कर लेते हैं, और V प्रोपोर्शनल R, और R की जगह पर क्या डाल दें, 1/P रेटिंग। क्यों, क्योंकि R बराबर है क्या, V² रेटिंग अपॉन में क्या, P रेटिंग, और V² रेटिंग ये सबके लिए कैसा है, सेम। रेटिंग वाला वोल्टेज तो सबके लिए क्या है, सेम है। ये वाला ऊपर वाला टर्म सेम है, तो R किसके प्रोपोर्शनल होगा, P रेटिंग। तो यहाँ से आप वही मैंने किया, R प्रोपोर्शनल 1/P रेटिंग। ये आपका वोल्टेज जो बंटवारा होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/P रेटिंग के। और यहाँ से आपको ये भी दिखाई देता है जिसकी रेटिंग पावर सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा वोल्टेज खींचेगा। बोलो, अगर ये 5 वाट का है, ये 50 वाट का है, ये 100 वाट का है, सबसे ज्यादा वोल्टेज कौन खींचेगा, 5 वाट वाला। इसीलिए उस प्रॉब्लम का भी आंसर मिल गया कि अगर बहुत सारे बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशंस में जोड़े जाते हैं, बताओ सबसे ज्यादा कौन चमकेगा, सबसे ज्यादा जो वोल्टेज खींच लेगा वो सबसे ज्यादा चमकेगा। क्योंकि लड़ाई किसकी हो रही है, वोल्टेज लेने की। करंट तो सबके लिए कैसे ही है, सेम है। आप देख सकते हो जिसकी रेटिंग पावर सबसे कम होगी उसका वोल्टेज क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम रेटिंग पावर वाला बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा, और सबसे ज्यादा रेटिंग पावर वाला जो बल्ब होगा वो सबसे कम चमकेगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर ये चैलेंज आता है कि इंडिविजुअल वाला ट्रू वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो आप जो है प्रोपोर्शनल P रेटिंग से कर लोगे। भाई टोटल वोल्टेज तो आपको पता है ना, ये देखिए इधर टोटल वोल्टेज मान लेते हैं 200 वोल्ट है, तो 200 वोल्ट के कितने हिस्से हो गए, 3। तो यहाँ से आप जो है बना सकते हो फार्मूला V1, V2, V3 बराबर 1/P1, 1/P2, 1/P3। और ये P1, P2, P3 तो तुम्हें रेटिंग के दिए गए हैं ना। तो अब आपके पास में जो है वोल्टेजेस का रेशियो आ गया, और मान लेते हैं वोल्टेजेस का रेशियो जो है आया 1, 2, 3। तो अब इनका टोटल वोल्टेज पता है, इनका रेशियो पता है, तो आप हर एक की वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। अगर आप कंज्यूम पावर के पीछे भागते हो, इंडिविजुअल कंज्यूम पावर बराबर इंडिविजुअल वाला ट्रू वोल्टेज अपॉन में रेटिंग वाला वोल्टेज इनटू में क्या है, एंड वेरी स्पेशल केस अगर दोनों बराबर है, इंडिविजुअल वाली ट्रू वोल्टेज रेटिंग के बराबर है, तो फिर P इंडिविजुअल बराबर क्या होगा, P रेटिंग। और साथ ही साथ वो एडिशनल क्वेश्चंस भी आ गए कि
कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का बंटवारा होता है, वोल्टेज खींचने की लाइन चलती है, सबसे कम रेटिंग पावर वाला सबसे ज्यादा वोल्टेज खींचेगा, बट कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। दैट इज ट्रू व्हेन ऑल द रेटिंग वोल्टेजेस आर सेम। नोट करिए आगे। तो सेम सिचुएशन है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, सेम रेटिंग वोल्टेजेस के हैं, डिफरेंट रेटिंग पावर्स के हैं और कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन वहीं से है और पैरेलल में कनेक्ट हो गए। फाइंड द कंज्यूम पावर, टोटल कंज्यूम पावर प्लस एडिशनल एक्टिविटी भी करेंगे। पहला अप्लायंस ये है, रेटिंग का पावर P1 है, वोल्टेज रेटिंग का V है। दूसरा अप्लायंस ये है, रेटिंग का पावर P2 है, वोल्टेज सेम है, रेटिंग वाला V। चलो दो के लिए तीन ले लेते हैं उसमें, क्योंकि सीरीज में भी तीन लिए थे। P3 है और रेटिंग का वोल्टेज V। सप्लाई से जोड़ दिए थे। पैरेलल में करंट का बंटवारा होता है और सीरीज में वोल्टेज का बंटवारा होता है। करंट चले, यहाँ I3 करंट होगी, यहाँ I2 होगी, यहाँ I1। और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में जो वोल्टेजेस होती है वो कैसी होती है, सेम। रेटिंग वाला V है बट इसको मिलेगा कितना, V सप्लाई, ठीक है। तो फिर हमने फंडा लगाया भाई, P बराबर V²/R। हमें चाहिए टोटल कंज्यूम पावर जब सभी लोग एक्शन मोड में हैं, सारे के सारे अप्लायंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में और एक्शन मोड में। यहाँ पर होगा V² टोटल और नीचे होगा R टोटल। तो P बराबर V² टोटल मीन्स V² सप्लाई और 1/R टोटल। ऐसा कंसीडर कर लिया है कि इस वाले का रेजिस्टेंस R1 ओम है, दिया नहीं गया, कंसीडर किया, इसका रेजिस्टेंस R2 ओम है और इसका रेजिस्टेंस R3 ओम है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ब्रेक कर दोगे इसको, V² सप्लाई, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R टोटल कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। और हमें ये पता है P रेटिंग बराबर होता है V² रेटिंग अपॉन में R रेटिंग, सॉरी R। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1/R मिल जाएगा, V² रेटिंग अपॉन में क्या, P रेटिंग, P रेटिंग अपॉन V² रेटिंग। तो ये हो जाएगा P रेटिंग अपॉन में V² रेटिंग। रिप्लेस करते चलिए, V² सप्लाई 1/R की जगह पर P1/V², P2/V² और P3/V², क्योंकि रेटिंग वोल्टेजेस तो सबके लिए सेम चल रही है। ये आ गया टोटल कंज्यूम पावर P बराबर, ऊपर है V² सप्लाई और ये नीचे कॉमन होगा तो V² रेटिंग और अंदर जो बचेगा वो क्या होगा, सिग्मा, ठीक है। अब फिर अपने बोर्ड लेवल वाली प्रॉब्लम्स पर आ जाते हैं कि अगर V² रेटिंग बराबर V² सप्लाई या V रेटिंग बराबर V सप्लाई, ये कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में जो टोटल कंज्यूम पावर है P बराबर वो हो जाएगी सिग्मा की, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल कंज्यूम पावर चाहते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूम पावर, मत परेशान होइए, इंडिविजुअल कंज्यूम पावर इंडिविजुअली निकालते हैं। तो P इंडिविजुअल, I फॉर इंडिविजुअल, तो P इंडिविजुअल बराबर V² इंडिविजुअल अपॉन रेजिस्टेंस का इंडिविजुअल, ठीक है ना, ये फार्मूला सही। अब आप इसको और ओपन करेंगे तो V² I
आर की वैल्यू क्या होगी वी स्क्वायर बाई टी, तो यहाँ तो हो जाएगा वी स्क्वायर रेटिंग इनटू में क्या है पी रेटिंग। यहाँ पे इंडिविजुअल कंज्यूम पावर वी स्क्वायर आई इंडिविजुअल और ये आ गया वी स्क्वायर रेटिंग और साथ में है टी रेटिंग। ध्यान देना, अब ये वाला जो टर्म है ये तो बराबर है ना, इंडिविजुअल जो आपका वोल्टेज है वो रेटिंग के क्या होगा बराबर। सही है ये बात। ये इंडिविजुअल क्या है वी स्क्वायर सप्लाई, नई बात समझ में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप जा रहे हो इसके पास में इंडिविजुअल वोल्टेज कितना है वी सप्लाई के बराबर, इसके पास में भी इंडिविजुअल वोल्टेज कितना है वी सप्लाई के बराबर। सिमिलरली इसके पास में कितना है। अच्छा अगर सप्लाई के पास में इंटरनल रेजिस्टेंस है तो देखो वी सप्लाई हो जाएगा, उस समय वी सप्लाई हो जाएगा ई माइनस आई आर, ई माने बैटरी का ईएमएफ। अगर इंटरनल नहीं है तो वी सप्लाई सीधे सीधे किसके बराबर होगा ई के, लेकिन अगर इंटरनल होगा तो फिर वी सप्लाई की वैल्यू ई माइनस आई आर। तो सभी के लिए ई माइनस आई आर ई माइनस आई आर ई माइनस आई आर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ये इंडिविजुअल वाला वोल्टेज है वो सप्लाई के क्या है बराबर है। तो रिजल्ट क्या बन गया इंडिविजुअल कंज्यूम पावर बराबर वी स्क्वायर सप्लाई अपॉन में क्या वी स्क्वायर रेटिंग और पी रेटिंग। ये यही बात समझ में आई, क्लियर है ना ये बात, ठीक है। और अगर आप अपने एकेडमिक वाला जो बोर्ड के जो केस है बोर्ड एग्जाम वाला वी रेटिंग वी सप्लाई बराबर तो पीआई बराबर क्या होगा, ठीक है, क्लियर है ये बात। अच्छा यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ज्यादा चमक किसकी होगी उसके लिए भी डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता ही है क्योंकि पैरेलल वाला जो केस होता है वो डोमेस्टिक वायरिंग में वही चलता है, स्पेशल पे चलता है। यहाँ पर आप देखिए इंडिविजुअल वाला जो कंज्यूम पावर है वो है वी स्क्वायर सप्लाई अपॉन में वी स्क्वायर रेटिंग इनटू में क्या है पी रेटिंग। क्लियर है बात, श्योर है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो बढ़ती है, तो करंट बढ़ती है तो यानी कि फिर आपने लिखा V बराबर आई आर। V सबके लिए क्या होता है सेम, तो I प्रोपोर्शनल क्या हो गया 1 बाई आर। मैंने लिखा I प्रोपोर्शनल 1 बाई आर। अच्छा फार्मूला आपके पास ये है कि P रेटिंग बराबर है V स्क्वायर रेटिंग बाई आर। यहां से आपको मिलेगा P रेटिंग अपॉन में V स्क्वायर रेटिंग बराबर कितना आ गया 1 बाई आर। समझते रहना भाई, ठीक है, क्लियर। V रेटिंग तो सेम है सबके लिए जितने भी अप्लायंसेस हैं, तो 1 बाई आर किसके प्रोपोर्शनल हुआ P रेटिंग। 1 बाई आर की जगह पर क्या डालेंगे P रेटिंग। तो सीधा सीधा हिसाब किताब, जिसका रेटिंग पावर ज्यादा वो ज्यादा करंट भी खींचेगा, इसलिए ज्यादा रेटिंग पावर वाला बल्ब सबसे ज्यादा चमकेगा, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो वहां से अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब पैरेलल में जोड़ दिए गए हैं, बताइए सबसे ज्यादा कौन चमकेगा। तो आपके पास यहाँ से सबसे ज्यादा वोल्टेज बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन current in appliance proportional to rating power, ठीक है। हीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट लेता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है, फिर उसको हीट की एनर्जी में बदलता है। अब अगर आप उस हीट की एनर्जी से अमाउंट ऑफ क्वांटिटी गर्म करते हो तो
उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी जरा ध्यान रखें। ये हीटर है, इसमें इनपुट में क्या डाली जा रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इनपुट में तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डाली जा रही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने के हमारे पास में फार्मूले हैं। E बराबर वी आई टी, E बराबर आई स्क्वायर आर टी, E बराबर वी स्क्वायर टी बाई आर। आउटपुट में क्या आता है? आउटपुट में आता है हीट एनर्जी। आउटपुट हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी को अगर हम H लिख लें और आइडियल केस मान लें तो H बराबर क्या हो जाएगा? वी आई टी। H बराबर क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। H बराबर क्या होगा? वी स्क्वायर टी। और उसके लिए भी मेंटली तैयार रहे कि समटाइम्स क्वेश्चन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 90% इसमें बदल रहा है हीट एनर्जी में, तो फिर H बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 90%। बट आइडियल केस मान लिया कि अभी जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में दिया गया वो सारा का सारा किस में बदल गया? हीट में बदल गया, आउटपुट में बदल गया। अब ये जो आउटपुट वाली हीट एनर्जी है वो क्या करती है? ये एनर्जी गिवन मटेरियल मास m, उस मटेरियल मास की जो स्पेसिफिक हीट है वो S है। तो ये एनर्जी गिवन मटेरियल मास m जिसका भी स्पेसिफिक हीट S है का टेम्परेचर चेंज करती है बाई डेल्टा थीटा। तो टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। तो किसी मटेरियल मास को डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज करने में जो रिक्वायर्ड एनर्जी लगती है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी लगेगी भाई इस काम में? आंसर है ms डेल्टा थीटा। ये रिक्वायर्ड एनर्जी कहाँ से आ रही है? हीटर से। तो बराबर कितना हो जाएगा? h का मतलब वी आई टी, h का मतलब आई स्क्वायर आर टी, h का मतलब वी स्क्वायर टी बाई आर। और अगर यहाँ पर भी वो क्वेश्चन में फ्रैक्शन निकाल देता है कि हीट एनर्जी का केवल 70% सामने वाले मटेरियल मास के टेम्परेचर को बदलता है, तो फिर वीआईटी नहीं, वीआईटी का 70% और आई स्क्वायर आर टी का 70% और वी स्क्वायर टी बाई आर का भी 70%। यहाँ पे चूंकि टाइम टी आ रहा है इसलिए टेम्परेचर के डिफरेंस को मैंने किससे लिख लिया? डेल्टा थीटा से। अच्छा, अब एक समस्या यहाँ पर ये होती है कि ये सारे के सारे लोग एसआई में होंगे और यहाँ आप जो है किसको फॉलो करते हो? सीजीएस कैलोरी। तो या तो इन इंडिविजुअल को एसआई बनाओ, लेकिन टिपिकल जॉब है तो क्या करो, इसको कैलोरी में रहने दो। इधर वाली एनर्जी किसमें होगी? जूल में, एसआई है। उधर वाली एनर्जी किसमें होगी? कैलोरी में। तो अगर ये वाली एनर्जी कैलोरी है, अब इसको जूल में कैसे बदलोगे? बोलो। 4.18 यानी 4.2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप इस कैलोरी वाली वैल्यू में 4.2 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो अब ये कंप्लीट किसमें हो जाता है? तो अब जो जिसमें है उसमें रहने दो, क्योंकि कैलोरी का मतलब क्या है? m किसमें लिया जाएगा? ग्राम में। और स्पेसिफिक हीट किसमें होगी? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर किसमें होगा? डिग्री सेल्सियस। अच्छा, S की जो यूनिट है वो क्या है? S की यूनिट है कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। अगर वहां पे केल्विन हो तो परेशान मत हो ना, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस के केस में अगर ये लिखा जाए कि टेम्परेचर डिफरेंस है 20 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में भी कितना होगा? 20 केल्विन। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात की जाए, जैसे मैं सपोज कर लो कि S फॉर स्पेसिफिक हीट है, तो S फॉर स्पेसिफिक हीट दी गई है 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है कैलोरी अपॉन ग्राम
और यहाँ केल्विन लिखा है, तो परेशान मत हो ना, केल्विन लिख दो या सेल्सियस लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ जो लिखा जाता है दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। हीट में पहुंचोगा, हीट में आप लिखा करते थे Q बराबर ms डेल्टा थीटा लिखा करते थे, S बराबर क्या होगा Q अपॉन m डेल्टा थीटा, Q किस में है कैलोरी में, m किस में है ग्राम में, डेल्टा थीटा टेम्परेचर डिफरेंस है केल्विन में। तो अगर ये आपका S की वैल्यू जो है 5 कैलोरी पर ग्राम, 5 कैलोरी अपॉन ग्राम केल्विन, तो 5 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस भी रहेगी, यानी इस केल्विन की जगह पे आराम से रिप्लेस कर दो क्या सेल्सियस, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। तो ये तो हो गए ऐसे हीटर की हल्की फुल्की प्रॉब्लम। कभी आपसे पूछेंगे कि बताइए कितने समय बाद गिवन अमाउंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर 20 से 50 हो जाएगा, तो अब गिवन अमाउंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर 20 से 50 हो जाएगा, डेल्टा थीटा दे दिया गया, एस वाटर का दिया जाएगा, टेंशन नहीं है, एम आपको दिया जाएगा, और 99% केसेस में आप फंडा कौन लगाओगे 20/20 भैया, तो टी माने क्या निकाला जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन है इसका हीटर का, जो कि बहुत ही जनरल ऑर्डिनरी प्रॉब्लम, बेहतरीन जो आपकी प्रॉब्लम्स है स्पेशल वाली, जरा उसको देखते हैं स्पेशल। तो इन सारे रिजल्ट्स को समझना है, रटना नहीं है। देखिए मान लीजिए कि ये जो एनर्जी निकली हीटर से, ये एनर्जी गिवन मटेरियल मास को मिलती है, गिवन मटेरियल मास को मिलती है। अब जब गिवन मटेरियल मास को मिलती है तो जरा पॉसिबिलिटीज पर सोचना शुरू करिए। जब हम पॉसिबिलिटीज पर बात करेंगे तो VIT या फिर I²RT या फिर V²T/R ये बराबर होगा ms डेल्टा थीटा प्लस का mm, अगर मटेरियल मास का टेम्परेचर भी बदला और फेज भी बदला, ठीक है ना। मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं केवल आपको। और ये बराबर होगा, ये सेम एज एवर, सेम एज एवर, ये बराबर होगा ml, अगर टेम्परेचर नहीं बदला लेकिन फेज बदल गया, और ये बराबर होगा ms डेल्टा थीटा, सेम एज एवर, जो अभी अभी आपने देखा टेम्परेचर बदला लेकिन फेज नहीं बदला। तो मान लो हम आपको ये नहीं बता रहे हैं, फिलहाल तो भी बता दिया, तो आप डील करना कि एनर्जी जब मटेरियल मास को मिलती है तो तब हम चेंजेस करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जो हीटर की फेमस प्रॉब्लम है क्या है। क्वेश्चन आपके पास में ये, हमारे पास में हीटर है, हीटर्स H1 है, H2 है, H3 है, चौथा भी लेना चाहो ले सकते हो, चलो S3 है। तो H1, H2, H3 ये हीटर्स हैं, individually connected with same supply voltage। तो हीटर्स हैं H1, H2, H3, ये क्या करते हैं, इसको हम लिखना चाहते थे, अब लिखने का इरादा छोड़ दिए, क्या करते हैं खुद देखिए डायग्राम्स के थ्रू। तो ये जो H1 वाला हीटर है, H1 वाला हीटर, इसको सप्लाई से जोड़ा गया, सप्लाई वोल्टेज V है, और इसके ऊपर M अमाउंट कोई मटेरियल है, लिक्विड है, M अमाउंट लिक्विड का रख दिया। H1 वाले हीटर को सप्लाई वोल्टेज से जोड़ा गया और उसके ऊपर M अमाउंट का कोई लिक्विड रखा गया और डिसाइड किया गया टेम्परेचर डिफरेंस। तो सपोज कर लेते हैं कि इस M अमाउंट लिक्विड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बदल करके डेल्टा थीटा चेंज आया है, और इस काम में T1 समय लगा, इन टाइम T1।
m अमाउंट वाला हीटर नहीं, m अमाउंट वाला लिक्विड हीटर H1 से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और अपने टेम्परेचर में डेल्टा थीटा का चेंज करता है और इस काम में समय कितना लगता है, T। उसके बाद में हीटर H2 है, मतलब केवल H1 हटा के H2 ले है, बाकी सब वही है, H1 हटाया H2 लाया। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि H1 हटाया H2 आया। जब हम ये लिख रहे हैं कि H1 हटाया और H2 आया, तो आप समझ पा रहे हैं कि सप्लाई वोल्टेज अभी भी कितना है, VL, और जो लिक्विड है उसका भी अमाउंट कितना है, M, और टारगेट वही फिक्स किया कि भाई ये वाला हीटर जो H2 नाम का हीटर है, ये M अमाउंट के लिक्विड के टेम्परेचर में जब डेल्टा थीटा का चेंज करता है तो कितना समय लेता है, सपोज कर लिया T2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस इस वाले हीटर ने भी डेल्टा थीटा पहुंचाया और इस काम में उसको समय कितना लगा, T2। फिर इसी तरीके से हमने S3 को रखा, ये हीटर S3 आया, इसने भी वही काम किया जो बाकी के दोनों लोग पहले कर चुके हैं। टेम्परेचर डिफरेंस इसने भी डेल्टा थीटा पहुंचाया, लेकिन इस काम में समय कितना लग गया, T3 लग गया। ठीक, तो इस सिचुएशन में अगर हम सेटिंग करें तो V² T1 बाई R1 बराबर हो जाएगा MS डेल्टा थीटा। मानते इस बात, जहां पर R1 इस हीटर का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हो जाएगा V² T2 बाई R2 बराबर हो जाएगा MS डेल्टा थीटा, जहाँ पर R2 इस वाले हीटर का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर हो जाएगा V² T3 बाई R3 बराबर हो जाएगा MS डेल्टा थीटा, जहाँ पर इस वाले हीटर का टेम्परेचर कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, R1। इतनी बात तो क्लियर। अब हमने क्या किया कि इन लोगों को, इन तीनों हीटर्स को पैरेलल में जोड़ दिया। ऑल हीटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल सच एज, पहला हीटर H1, दूसरा हीटर H2, तीसरा हीटर H3, सप्लाई वोल्टेज वही रहती है, तीनों हीटर पैरेलल में छोड़े हुए और इनको वही काम करना है। अभी M अमाउंट का लिक्विड है और उसके टेम्परेचर में डेल्टा थीटा का चेंज करना है। तो अब मानते हैं कि तीनों लोग पैरेलल में जोड़े गए, अब जो टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा थीटा पहुंचा उसमें टाइम T लग गया। ठीक है, तो हमें टाइम T और इंडिविजुअल टाइम T1, T2, T3 में क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो अब हम जरा यहाँ पर लिखें, अब हम लिखेंगे V² T बाई R टोटल बराबर क्या लिखें, MS डेल्टा थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आया V² T 1 बाई R टोटल, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 बराबर क्या हो गया, MS डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ से आप V² T अलग कर लेंगे और ये 1 बाई R टोटल हो जाएगा। तो तीनों के तीनों हीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस वाले हीटर का रेजिस्टेंस R1 ओम मान लिया है, इसका R2 ओम है, इसका R3 ओम है, तो पैरेलल के फंडे से 1 बाई R टोटल बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। यहाँ से आया V² T R1 1 बाई R1। यहाँ से हम देखें तो 1 बाई R1 की वैल्यू आएगी MS डेल्टा थीटा बाई V² T1। दूसरे के लिए आओगे तो MS डेल्टा थीटा बाई V² T2। इस वाली इक्वेशन को यूज किया जा रहा है
इस वाली इक्वेशन को वहाँ यूज किया जा रहा है और इस वाली इक्वेशन को भी यूज किया जा रहा है, R1 R2 R3, और ये आएगा ms डेल्टा थीटा बाई v स्क्वायर t3, इधर है ms डेल्टा थीटा। अब ms डेल्टा थीटा लेफ्ट वाला राइट वाले से कट हो गया और v स्क्वायर कट हो गया, तो क्या आया 1/t1 1/t2 1/t3 बराबर कितना आ गया 1/80, एंड दैट इज व्हाई फाइनली यू हैव ए कॉन्सेप्ट 1/t बराबर है 1/t1 प्लस 1/t2 प्लस 1/t3 यानी कि सिग्मा। अगर हम यही सेम सिचुएशन फॉलो करते हो सीरीज में ले जाते हैं, तो सीरीज में आता है t बराबर t1 प्लस t2 प्लस t3, ये मैंने किसमें किया पैरेलल में। अगर मैं इसको सीरीज में ले जाऊं, आप अपना रफ कॉपी में ट्राई करिएगा। सिमिलरली फॉर सीरीज t बराबर आता है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस एंड सो ऑन यानी सिग्मा। ठीक है। चलिए एक और छोटा सा काम करते हैं, फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर जो है वो सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या बोल रहे हैं, पैरेलल नहीं, किसमें सीरीज। कैसा दिखता है, तो ये मेटल की कैप आप देख रहे हो, ये ग्लास का बना हुआ इसका कवर है जिसके अंदर दो मेटल की कैप के साथ में ये वायर आपको कनेक्ट है। वायर जो है वो SN और PB का मिक्सचर होता है और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है, रेजिस्टिविटी। अब इसका जो बेसिक फंडा है जरा वो देख लें क्या है। करंट आई जा रही है, रेजिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर है R, तो रेजिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर R बराबर हो जाएगा रो, L मींस लेंथ अपॉन A फॉर एरिया, R बराबर रो L अपॉन पाई R स्क्वायर, R फॉर रेडियस, पाई की रेडियस। रेडियस कहीं ना कहीं थिकनेस से जुड़ा हुआ है वायर के। तो मान लेते हैं कि t समय में जो फ्लो होने वाली करंट है वो कितनी हीट पैदा कर रही है, तो हीट फॉर्म इन टाइम t, h बराबर हो गया I स्क्वायर RT, h बराबर हो गया I स्क्वायर रो L अपॉन पाई R स्क्वायर और साथ में t। ये जो हीट होती है ये वायर का जो सरफेस होता है, सरफेस इसको क्या करती है, गर्म करती है, ठीक है। और कैपेसिटी इसकी अपनी करंट कैपेसिटी जितनी है उससे कम अगर आप करंट दे रहे हो तो ये गर्म होगा बट मेल्ट नहीं करेगा। कैपेसिटी से ऊपर जाएगा तो इस फिर क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो ये हीट कहाँ यूज हो रही है, बॉडी पर। ये हीट कहाँ यूज हो रही है, बॉडी पर। बॉडी को क्या कर रही है, गर्म कर रही है। तो ये हीट बॉडी पर यूज हो रही है। बॉडी का सरफेस, बॉडी यानी कि वायर की बॉडी, तो बॉडी एरिया कितना होगा, बॉडी एरिया हो जाएगा 2 पाई R है, भाई बॉडी एरिया हो जाएगा 2 पाई R। कर्व सरफेस एरिया को भी गर्म कर रही है। और मान लेते हैं कि यूनिट एरिया में लेट Q इज हीट इन यूनिट एरिया। भाई जब ये हीट, ये वाली हीट जब बॉडी को मिलेगी तो बॉडी के पास हीट होगी, तो 1 एरिया में कितनी हीट है, Q, तो टोटल हीट कितनी हो जाएगी, तो टोटल हीट हो जाएगी, टोटल हीट इन बॉडी बराबर हो जाएगा Q इंटू 2 पाई R, इक्वेशन 2। और ये क्या इक्वेशन, ये वो हीट है जो करंट बना रही है और ये वो हीट है जो बॉडी ले रही है। तो ये ही बराबर, ये दोनों को क्या किया जाए, बराबर कर दिया जाए। इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2।
ये आई स्क्वायर रो एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर, साथ में टी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 पाई आर। एल से एल कैंसिल हो गए, आई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में रो, और देखो कोई टर्म छूटा के नीचे आ गया टी। क्यू भी छूटा हुआ है, ये क्यू आ गया, और ये आपका बाकी देखो आ गए, सब देख लो रिजल्ट आ गए। यहाँ करो दिया आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर क्यू अपॉन में रो, साथ में टी आर की पावर 3। ये जो टर्म है वो कांस्टेंट है, देख लो चेक करो। यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया की हीट क्या होगी, कांस्टेंट है। रो और टी टाइम जो भी आप लेके चलोगे 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड, तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड जो भी आप समय लोगे तो वो आपके लिए कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या है, आर की पावर 3, यानी आई प्रोपोर्शनल आर की पावर 3। यानी फ्यूज वायर में अगर आपको करंट बढ़वानी है तो आप चाहते हो कि ये वायर जो है 5 एम्पियर और एक्स्ट्रा ले ले, तो तुमको क्या बढ़ाना पड़ेगा, रेडियस मतलब थिकनेस। फ्यूज वायर में लंबाई का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास में हैवी करंट है तो फ्यूज वायर मोटा हो जाएगा, अगर आपके पास में लो करंट है तो फ्यूज वायर कैसा होगा, पतला हो जाएगा। लेंथ का फ्यूज वायर में कोई लेना देना